बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम का उन्वान है तवाना पाकिस्तान। एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। बहुत सारी नशस्तें आपने देखी, बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारी मीटिंग्स, आपकी खिदमत में हम कुछ ना कुछ पेश करते रहते हैं। ये तवाना पाकिस्तान क्या है, आपने जैसा सोचा, ज़रा वजाहत। पैगाम आप जानते हैं हमेशा खूबी का, नेकी का, भलाई का पैगाम देता है। आज हमने इसमें सेहत का पैगाम भी शामिल किया। सेहत के पैगाम के उन्वान से आप हमारा एक प्रोग्राम भी देखते हैं, लेकिन आज ज़रा बात मुख्तलिफ है। हम एक सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की सरहदें महफूज, मामलात बेहतरी की तरफ चलते हुए, लेकिन हमारे नौजवान, हमारी यूथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा नवाजा हमें ढेर सारे जवान अता किए हैं। दूसरी कौमें तरसती हैं जवानों के लिए। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा, आप समझिए कि ज़रे कसीर इस सूरत में हमें अता फरमाया। ह्यूमन सोर्सेज दुनिया में सबसे कीमती हैं, और हमें जो नौजवान मुयस्सर आए हैं, ये तवाना पाकिस्तान की निशानी है, ये उसकी आवाज़ बन सकते हैं। लेकिन एक सवाल है आपसे, आप दाना व बीना लोग हैं, क्या हमारे नौजवान उन्हें जिस समत को इख्तियार करना चाहिए उस तरफ जा रहे हैं? क्या उनकी एक्टिविटीज़ हेल्थी हैं? क्या उन्होंने खेल के मैदानों को आबाद किया है? कहीं ऐसा तो नहीं हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे हों? नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, स्पोर्ट्स के मैदान, इनमें हम देखते हैं, हम, मुझे कहने दीजिए, रूबा ज़वाल हैं। हम आगे नहीं जा रहे। अभी ओलंपिक्स हुए, हम कहाँ पर थे? पैरा ओलंपिक्स में अल्लाह ने फजल किया, हमें एक मेडल भी मैसर आया। हम कितने खुश होते हैं, कितने शादियाने बजाते हैं, और अगर मेडल्स की तादाद बढ़ जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये पैगाम का पैगाम है तवाना पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी नौजवान सब्ज़ परचम के फरेरे उड़ाते हुए हमें दिखाई दे। इस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि हम उन लोगों से मिलें जो हमारी रहनुमाई का, हमारे नौजवानों के लिए रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दे सकते हैं। मुराद स्पोर्ट्स में बड़े बड़े नाम, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने वाले, और ऐसे ऐसे लोग जो जौहर शनास हैं। सैकड़ों नौजवान खड़े होते हैं और सिलेक्ट करने वाले की आंख देख लेती है जौहर काबिल कौन सा है, उसका इंतखाब करते हैं और फिर आगे पहुंचा देते हैं। हुकूमतें क्या कर रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सिविल सोसाइटी, हमारा मुआशरा, हमारे रहनुमा, वो कब तक इसी सिलसिले को जारी रखेंगे कि हम कोशिश करते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। हम पैगाम की आवाज़ पहुंचा रहे हैं उन तमाम लोगों तक जो चाहते हैं कि पाकिस्तान, अपने मुल्क में हम और बैरूनी दुनिया में, खेल के मैदान में हम बहुत आगे जाएं। जिन कौमों में खिलाड़ी अच्छे होते हैं, खेलने वाले अच्छे होते हैं, उनके यहाँ सब्र होता है, उनके यहाँ इस्तिकामत होती है, उनके यहाँ नौजवान नज़र आते हैं कि ये हैं वो लोग जो कौम का हरावल दस्ता है। आज इस सिलसिले की पहली नशस्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सोचते रहें, हम पैगाम के ज़िम्मेदारान सोचते रहें, शुरू कहाँ से करें, आगाज़ कहाँ से हो, और फिर कुर्रा नहीं निकला। सोचो विचार के बाद तय किया गया कि शुरू उस फर्ज से किया जाए जिसने कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं, जिसने मोहब्बत के साथ खेल के मैदानों को सजाया है, जिसने शबाना रोज़ मेहनत करके अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। मैं उसका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। मैं दो लफ्ज़ बोलता हूँ और आप अपने अपने घरों में बैठे हुए स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुराते हुए एक नाम साथ लेंगे। जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग, वो फ़र्द जिसने बॉडी बिल्डिंग को तामीर जिस्म के उन्वान से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मारूफ़ किया, और ख़ुद एक नहीं, दो नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों, हज़ारों नौजवानों की तरबियत की है, और जगह जगह खुले हुए फिटनेस सेंटर्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि फ़र्द वाहिद ने सफ़र अकेले शुरू किया और फिर मेला लगा लिया, और
दुनिया में जहाँ भी मौका मिला उन्होंने मेला लूटा भी है। यकीनन आप जान गए और आप पहचान गए। हमने आज पहली नशस्त अपने बड़े ही मेहरबान दोस्त, अपने उस फ़र्द से शुरुआत हम कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए मुझे कहने की कि वो सरमाए कौम है, एसेट ऑफ नेशन, मोहम्मद याहिया भट्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया जी, और मैं बड़ा ममनून हूँ आपके चैनल को और आप दोस्तों का कि आपने मुझे अपने चैनल से नौजवान नस्ल से मुखातिब होने का मौका फराहम किया। मुझे यानी ये गैर रस्मी नशस्त है, मैं क्या अर्ज़ करूँ, जितना मैं एक्साइटेड हूँ आज, और मेरा जी चाहता है कि बस मैं देखता रहूँ, आपकी मोहब्बत है, बातें ना करूँ, इसलिए कि उसने कहा था वो मुखातिब भी हैं, करीब भी हैं, उनको देखूँ या उनसे बात करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा बख्शा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसकी बड़ी मेहरबानी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐनी शाहिद हूँ, मैंने देखा आज से 20 साल पहले भी, और आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो कुछ आपने किया, मुझे इसके पीछे जो चीज़ नज़र आती है वो अल्लाह की ख़ास रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो इंतखाब करता है किसी ख़ास बात पर। अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप कुछ बातें फरमा रहे थे, मेरी आदत है मैं कुरेदता हूँ अपने मेहमान को। वो जो रिज़्क़ हलाल का फ़लसफ़ा है ना जी, आपको देखकर उसमें यकीन में मेरा इजाफ़ा हुआ है। आपने जो बातें सुनाई, वो शाह आलमी की दुकान, वो वालिद बुजुर्गवार अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनका बैठना, 12 बजे खुलने वाले बाज़ार को सुबह 8 बजे रौनक देनी और फिर मगरिब के साथ ही शटर गिरा देना कि मेरे रब ने आज जो रिज़्क़ मेरी किस्मत में लिखा था मुझे मिल गया है, शाम होने को है, कारोबार का वक्त ख़त्म हो गया है। ज़रा फरमाइए, वो जो दिन थे, आप नौजवान बच्चे थे उस वक्त, पढ़ना पढ़ाना शुरू था सिलसिला, उन दिनों की याद है कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोफेसर बड़ा आपने मुझे खींच के ले गए आप 40 साल पीछे। असल में प्रोफेसर जो फ़र्द वाहिद आपको नज़र आता है कामयाब शख्स, यकीन जाने ये सिर्फ एक सिंबल होता है कि जी याहिया भट्ट ने जी अचीवमेंट्स की हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक ये फ़र्द वाहिद का काम, ये टीम वर्क है पूरा। बेशक इसमें आपके दोस्तों का कंट्रीब्यूशन है, आपके पेरेंट्स का हिस्सा होता है, इसमें आपके बहन भाइयों की कुर्बानी है, आपके दोस्तों की, आपके नेबरहुड की। वाह, तो ये एक टीम है पूरी। जी, ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्स जो ज़िंदगी में किसी भी शोबे में आपको कामयाब नज़र आ रहा होता है वो ये क्रेडिट ले लेके जी ये सारा इसका सारा मेरी मेहनत है और मैंने अकेले ने ये काम सारा अंजाम दिया। ये मुमकिन नहीं है दुनिया में कहीं भी। जो शख्स आपको नज़र आता है कामयाब, उसके पीछे पूरी एक लंबी चौड़ी स्टोरी होती है, एक दास्तान होती है। बिल्कुल ठीक। उसके पीछे उसके उस्तादों का बड़ा रोल होता है, उसमें उसके नेबरहुड का बड़ा किरदार होता है, उसमें उसके बहन भाइयों की बड़ी कुर्बानियाँ शामिल होती हैं। सैकड़ों हाथ एक फ़र्द को तामीर करते हैं। अच्छा, एक और मुझे आप अभी फरमा रहे थे कि आमतौर पर लोग नौजवान कामयाबियाँ समेटते हैं, लेकिन शादी हो जाती है और फिर गुम हो जाते हैं। आपने मुझे हैरान कर दिया ये बता के कि आपकी सारी कामयाबियाँ शादी के बाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे भी जब मैंने मिस्टर पाकिस्तान जीता, फिर शादी हो गई, जैसे रूटीन है यहाँ पे बच्चों की कि अब इसके आगे क्या करेगा बच्चा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा यार जो रूटीन है कि पहलवानी जो होती है ना शादी के बाद ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा भाजी ये पुराना फ़लसफ़ा था। हाँ। अभी जो लेटेस्ट साइंस है वो ये कहती है कि आप पे इकोनॉमिकल प्रेशर नहीं आना चाहिए, आपका फूड पूरा होना चाहिए, तो यू बिकम ए चैम्पियन। वो आपकी लाइफ पार्टनर तो आपको हेल्प आउट करेगी इसके अंदर। अभी आपकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर वैसे ये बात यानी हमारे यहाँ आमतौर पर समझा तो ऐसे ही जाता है, ये बस एक कि शादी हो गई है दोस्त की जी, उन्हें सार्थक हो गया। वो ये एक दकियानुसी सोच थी, एक सिक माइंडेड अप्रोच थी। चूँकि जी असल होता ही है कि जब इंसान की शादी होती है उस पर नेचुरली एक इकोनॉमिकल प्रेशर आ जाता है। शादी बीवी आ गई, उसके अखराजात हैं, फिर उसके बाद उसकी फैमिली 10 फैमिलियाँ बन गई हैं आपकी, तो आपका छोटा सा सेटअप बढ़ जाता है, उसमें आप पे थोड़े से इकोनॉमिकल प्रेशर आते हैं। जी ठीक। मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह डिपेंड करता था अपने फादर के ऊपर ही, काम तो हम कोई नहीं करते थे, खाते थे सोते थे एक्सरसाइज करते थे। अब्बा को शौक था कि मेरा बेटा बड़ा घर का वाहिद बच्चा, पहला बच्चा, तो इसकी शादी करें। शौक बहन भाई में सबसे बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह 7 बहन में सबसे बड़ा हूँ। तो वो वाले साहब ने शौक में शादी भी कर दी। अब ज़्यादा साल के बाद अल्लाह ने बेटी भी ता कर दी, तो अखराजात बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि भाई अब बॉडी बिल्डिंग तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, शादी हो गई है, तो अब वो पहले वाला मामला है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं और क्वालिफाइड हैं, समझते हैं,
तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता शादी से। सर मेरे पे आप मेरा फूड आप पूरा रखिएगा, मेरे पे कोई इकोनॉमिकल प्रेशर नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर भी चैंपियन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बड़े फ़ख्र से लोगों को बताता हूँ कि मैंने जितने मेजर टाइटल जीते हैं, 5 मिस्टर ओलंपिया जीते हैं मैंने, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 मिस्टर ओलंपिया जीते और शादी के बाद जीते जी। और लोगों का यहाँ पे ख्याल था जी पहलवानी ख़त्म हो जाती है शादी के बाद, शादी हो जाए तो औरत के साथ पता नहीं बंदा उसकी बॉडी बिल्डिंग ख़त्म, उसकी पहलवानी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 मिस्टर ओलंपिया जीते। एशिया का सबसे बड़ा एजाज़ था प्रोफेशनल मिस्टर एशिया, 94 में मैंने जीता। मेरी बेटी थी, उसमें 6 माह की बेटी थी। अच्छा। और हमारे जो अल्लाह जनरल नसीब करे सेक्रेटरी होते थे इस्माइल भट्टी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ढोल की ताप पे मेरी बेटी को उठा के नाच रहे थे और कह रहे थे कि ये तीरा नहीं दे नसीबा दा है। मेरे को क्रेडिट नहीं दे रहे थे, वो कहते नहीं ये तीरा नहीं दे नसीब में आई है तो तेनों अल्लाह ने इज्जत दी है, रहमत जी बेटी आई है तो उसकी रहमत है। तो वो मुझे क्रेडिट नहीं देते थे कि तुम्हारी मेहनत है। तो वो दीन के साथ जो तसव्वुरात है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो खास रहमत है। अच्छा ये फरमाइए कि ये चिंगारी तो कहीं होगी, शोला कब बना? यानी ये शौक जो है वो कैसे कुछ इब्तिदाई याद बेसिकली होगी? मैं पढ़ा हूँ जो डॉन बॉस्को का पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। और उस ज़माने में चूँकि बॉक्सिंग का सिलसिला तालीम तो खैर आपका फिर गवर्नमेंट कॉलेज और जी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी तक गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें मज़े की बात है मैं जीसी यूनिवर्सिटी का रोल ऑफ ऑनर होल्डर और पंजाब यूनिवर्सिटी का भी रोल ऑफ ऑनर होल्डर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मुलाकात न हुई, मुबारकबाद अब कबूल कीजिए। जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे स्कूल में एहतमाम किया जाता जब मोहम्मद अली की बॉक्सिंग उस ज़माने में चूँकि यही था तो टीवी लगाया जाता था स्कूल के अंदर स्पेशल। ठीक। तो शुरू में यही शौक था कि यार बॉक्सिंग की जाए, थोड़ा फिट होना चाहिए। सही। फिर मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था ये कि बच्चा जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी फैमिली थी, हम 5 भाई थे 2 बहनें, तो वालिद साहब को ये बड़ा शौक था कि मेरे बच्चे बड़े हेल्दी हों। उन ज़माने में 2 भैंसें रखी हुई थी। अच्छा। स्पेशल दूध का इस्तेमाल किया जाता, सुबह नाश्ते में दूध पिलाया जाता था, रात सोने से पहले दूध पिलाया जाता था। उस वक्त इजाज़त थी शादबाग में? जी बिल्कुल इजाज़त थी जी। और वो ग्वाले के पास उन्होंने 2 भैंसें रखी होती थी, बाकायदा वो सुबह जाते थे दूध लेने के लिए, धुला के अपने सामने सारा मामला वो करते थे। तो उन्हें एक शौक था बहुत ज़्यादा। आपकी रिहाइश तो बहुत यानी आबाओ अजदाद से शादबाग के इलाके में? जी शुरू से लाहौर के रहने वाले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिद साहब को बड़ा जुनून था ये जी, ठीक। उनका पैशन था बेसिकली। और फिर क्योंकि मोहम्मद अली को देख के शुरू आए थे इस तरफ से, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ चला गया। जिम जाता है इंसान के लिए फिटनेस के लिए, तो जिम जाके कोई गोल नहीं था कि मैंने कोई मिस्टर लाहौर जीतना है या मिस्टर पाकिस्तान जीतना है या वर्ल्ड चैंपियन बनना है। शौक यही था कि यार कपड़े पहने अच्छे लगे, फिटनेस होनी चाहिए बंदे की। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है देखता हूं नौजवानों को जरा जिनकी फिजिक जी कपड़े पहने अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, खाना बंदा खाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर दोबारा खाने के काबिल हो जाता है। तो शौक यही था। लेकिन मेरे उस्ताद बड़े अच्छे थे और वो आज़म बाजवा साहब मिस्टर पाकिस्तान थे उस वक्त, नेशनल चैम्पियन थे। अच्छा। तो वो भी एक अच्छे मंजे हुए उस्ताद थे और बेसिकली उनकी बड़ी मजहबी घराना भी बड़ा मजहबी था। तो वो बड़े दीन के साथ उनकी अटैचमेंट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरी, क्योंकि मेरे फादर भी बड़े मजहबी थे, हालांकि थे क्लीन शेप लेकिन बड़े दीनदार आदमी थे। और मुझे उस्ताद भी बड़े अच्छे मिल गए, पूरी फैमिली जो थी उनकी तबलीगी जमात में थी जी। तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद भी अच्छे मिल गए जी। और वो थोड़ा सफ़र फिर आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ वाला साहब का हमारे पे ज़्यादा ये था कि जो भी आप पे हालात आते हैं ना वो आपकी बेहतरी के लिए आते हैं। अच्छा ये किन दिनों की बात है हम जब सनीन को देखते हैं? मैंने 81 में मैट्रिक किया जी, 81 गवर्नमेंट कॉलेज आया हूँ और 81 में मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक के बाद मुझे खुद जाके उस्तादों के हाथ में दे के हाथ आए थे जी। ठीक। क्योंकि उनको ये था कि भाई जब तक मेरा बेटा मैट्रिक बेसिक आपकी एजुकेशन है ये कर लोगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज चले जाओगे, फिर आप जिम जाओ, वरना उससे पहले हम लोग अपने घर में किया करते थे। मैट्रिक के बाद आपने मैट्रिक के बाद बाकायदा तौर पर मैंने जिम ज्वाइन किया जो बाजवा हेल्थ से होता था उस ज़माने में, बाद में वो वर्ल्ड जिम का नाम से था, वही आज़म बाजवा साहब कनाडा सेटल हो गए बाज साहब। अच्छा जी। एक अरसा हुआ। तो मेरे उस्ताद जो बेसिक मेरे बुनियादी उस्ताद जिनसे मैंने ये सारी बेसिक मिस्टर पाकिस्तान तो जो तरीम हासिल की वो मैंने अपने आज़म बाज साहब में मेरे उस्ताद हैं उसमें। साफ ज़ाहिर उनका तज़किरा हो रहा है, वो जहाँ भी है हमारा सलाम पहुँचे। अच्छा ये फरमाइए कि जब आपने शुरुआत की हैं तो वो कितना अरसा है जब तक वो टारगेट जो आपने अचीव किए वो नहीं थे जो इब्तदाई हिस्सा था, और उस ज़माने में शौक़ कब पैदा हुआ? और फिर ये कि जो इब्तदाई है, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान शुरू करना चाहते हैं उन्हें पता हो कि किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, डाइट में, आराम में, मामलात चीज़ें, ज़रा ये फरमाइए। असल में प्रोफेसर साहब चूँकि आप एक उस्ताद हैं तो आप समझ सकते हैं जो मैं बात करने जा रहा हूँ। जी जी। आज के जो माँ बाप हैं वो बच्चे में दिलचस्पी नहीं लेते कि जो वो हम लोग बुनियादी चीज़ उस्ताद है
जी ठीक। आज अगर हम लोगों ने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में किसी अकेडमी में दाखिल कराना तो हम 20 लोगों से मशवरा करते हैं कि जी कौन सी अकेडमी अच्छी है, उसके प्रोफेसर कौन से हैं, इनका मामला कौन से उस्ताद यहाँ पढ़ाते हैं, जी ठीक, उनका नाम, उनका देखते हैं रेपुटेशन क्या है, फिर हम उस अकेडमी में बच्चे को भेजते हैं जी। अच्छा, स्पोर्ट्स में लोग इसको 0% लोगों का जो है ना वो नॉलेज है, लोग इसमें नहीं पूछते कि इसके में मेरा बच्चा जिस जिम में जा रहा है उसके उस्ताद की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका बाहर सोशल जो आपका सेटअप उसमें उसका मकाम क्या है, आज लोग नहीं देखते। यानी तालीमी मामले में तो वालिदैन कॉन्शियस हैं, लेकिन हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, इसमें वो परवाह नहीं करते कि मेरा बच्चा जिस जिम में जा रहा है उस उस्ताद की क्वालिफिकेशन क्या है, उस उस्ताद के बाद टाइटल कौन सा है, उस उस्ताद का जो हमारा सोशल सेटअप उसमें उसका मकाम क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है। पेरेंट्स बिल्कुल परवाह नहीं करते, पूछते नहीं एक्टिविटीज क्या है, वहाँ कैसे लोग आते हैं, क्या माहौल कैसा है। हमारे ज़माने में जो वालिदैन थे इससे बड़ा वो इसमें बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, उनके पास टाइम होता था, उनके पास ये नहीं कि रिमोट के 40-50 चैनल तो होते नहीं थे, खबरनामा देखना होता था, बाकी उनका फुर्सत थी। Here lies the difference। ये है वो लोग पेरेंट्स देखते थे, साइकिल होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, साइकिल होती थी माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास, वो साइकिल पर जाकर उस्ताद को मिलते थे, जी ठीक, पूछते थे मेरा बच्चा डेली आ रहा है, कोई शिकायत हो तो बताएं। फिर डिफरेंट था, हमारे उस्ताद वालिदैन जाके उस्ताद को कहते थे ये मेरा बेटा है, गोश्त आपका हड्डियां हमारी हैं, ये उनको उस वक्त ज़माने का डायलॉग। हाँ, ये एक बड़ी बात हमारे ज़माने में ये बड़ा डायलॉग होता था कि जी गोश्त आपका हड्डियां हमारी, हमारा बच्चा बना दें, बच्चा बना दें, अक्सर ये होता था। तो वो एक उस्ताद का अदब था, जिम्मेदारी लेते थे। जी उस्ताद जो थे कमाल उस्ताद थे, कोई लालच नहीं था। आज देखें ना, आज जो आप जिम में जाएं किसी से बात करें जी मेरे बच्चा जी इसको ट्रेनिंग करानी कहते हैं मैं 25,000 लूँगा, मैं 30,000 लूँगा पर्सनल ट्रेनिंग का। हमारे ज़माने में तो पर्सनल ट्रेनिंग का कंसेप्ट कोई नहीं था। उस्ताद बल्कि जाएं उस्ताद को जाके घर से जगाना, उस्ताद ने पहले तो शरबत का गिलास बाहर भेजना या मिल्क शेक का गिलास भेजना पिलाना अपनी जेब से, फिर उसने बिठा के अपनी मोटरसाइकिल पर जिम लेके जाना। तो आज डिफरेंस ये है कि जो हमारे देखें ना, मैंने और आपने कुरान जो पढ़ा है, हाफ़िज़ कुरान मस्जिद में, हमने तो अल्लाह वास्ते पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारे घरों में कारी साहब बना रहे हैं तो वो 5,000 फीस लेते हैं बच्चों को पढ़ाने, तो डिफरेंस आ गया ना, बड़ा फर्क हो गया। हमारे उस्ताद आज भी गुजरते हैं, हम गाड़ी में उनको देखते हैं, गाड़ी खड़ी करके नीचे खड़े हो जाते हैं कि मेरा उस्ताद आ रहा है साइकिल पे, उस्ताद देखता भी नहीं है, वो अपने ध्यान में गुजर जाता है, हम खड़े रहते हैं कि उस्ताद देखेगा तो सलाम करेंगे। आज भी हमारी ये आलम है। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ता था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं मिस्र पाकिस्तान था, तो मेरे जो इस्लामियत के टीचर थे वो अक्सर, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट कॉलेज की लंबी सी सड़क है, तो मैं क्योंकि खड़ा होता था तो मैं रुक जाता था, यार चढ़ाई चढ़ती है, वो यूजुअली मेरा कान में रोड़ते थे बड़े जोर से खड़े होकर, ओए बदमाश बदमाश, हम फिट फाट थे, टी शर्ट पहननी तो डंड शर्ट निकाले, ओए बदमाश बदमाशी कर रहा है, तो हम उनके सामने सर झुका के खड़े रहते थे, यानी वो हमें वो खुजलियाँ लगाते थे, कान में रोड़ते थे, तो हमारी सीरी नहीं करती, फख्र महसूस करते थे उस्ताद में से मोहब्बत करता है। आज किसी की जरूरत है कि बच्चे का कोई कान में रोड़े मिस्टर पाकिस्तान का और वो आगे से सर झुका के खड़ा रहे। तो ये हमें सादत रही है कि हम हमारे ज़माने में जो उस्ताद थे बड़े सिंसियर थे, बगैर तमें लालच के थे, उन्हें किसी किस्म का बच्चे से कोई, उनके माँ बाप से कोई लालच नहीं था। कितनी कीमती बात आपने कर दी। इसको इख्तियार करने में दोनों एंड्स पे आज भी रुकावट तो कोई नहीं, कोई रुकावट तो कोई नहीं। ये पैगाम आप लीजिए कि असातिज़ा हों वो अपने एंड पर, तलबा हों वो अपने एंड पर, बात ऐसी करें, रवैया वो इख्तियार करें जो साहब हमें बता रहे हैं। अच्छा ये फरमाइए, जो इब्तिदान ग़िज़ा तो शुरू से ही वो आपने बताई चीज़ें सारी, भैंसें मामला जो, लेकिन जब जिम शुरू किया तो इब्तिदा क्या थी और फिर ग़िज़ाई मामलात में इम्प्रूवमेंट कहाँ तक गई, ये पूरा ज़रा फरमाइए ना। थोड़ा सा बड़ा हमारा ज़माना सादा सा ज़माना था। मैं कहता हूँ, अक्सर लोगों को कहता हूँ हमारा तो पत्थर का ज़माना था। देखे ना, वो एक ग्राउंड के अंदर एक कमरा होता था छोटा सा, उसके अंदर लकड़ी के बेंच पड़े होते थे, जाना पहले जाके झाड़ू लगानी ग्राउंड के अंदर, झाड़ू लगाना, फिर पानी लगाना, फिर पंखा निकाल के बाहर गर्मियों में रखना, फिर सारा सामान जिम का बाहर निकालना आपने, सफाई करके साफ़ करके। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक आजिज़ इनकसारी पैदा करती हैं। वो बच्चा जो घर का सबसे बड़ा फ़र्द है, जो उनकी घर की आंखों का तारा है, जो घर में पानी का गिलास खुद नहीं पीता उठ के, वो जब जिम आता है तो उस्ताद के अंदर, चल भी तू क्योंकि सीनियर है, चल सारी सफाई कर, झाड़ू लगा, सारा सामान निकाल के बाहर रख, तो आपकी अना टूटती है यहाँ पे, आपको तोड़ा जाता है, आपको मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाता है। जो आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे वो उस्ताद आपकी तरबियत कर रहा है, वो तरबियत का हिस्सा था कि आपने पूरे वो ग्राउंड का झाड़ू लगाया, फिर पानी लगाया, उस्ताद की कुर्सी निकाल के रखी है। आपको हैरत होगी प्रोफेसर साहब कि मेरे उस्तादों को मुझे 40 साल हो गए उनके साथ, ज़िंदगी में आज तक उनकी कुर्सी पे नहीं बैठा मैं।
यानी कि भाई साहब पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, कनाडा चले गए, 85 में गए हैं वो। आजम भाई साहब 85 में पाकिस्तान छोड़ के चले गए, उनके अभी भी जिम चल रहे हैं। कभी कभी गुजर होता है, दिल चाहता है यार पुराना जिम है, यहाँ पे हमने बड़ा वक्त गुजारा है, बीवी गुजरे होते हैं, दोस्तों के साथ गुजरे होते हैं, तो गाड़ी रोक के ऊपर चले जाते हैं। हमें हैरत होती है कि आज के जो नए बच्चे हैं उनकी कुर्सी पे बड़े चौड़े होकर बैठे होते हैं, हमें देख के कुर्सी छोड़ देते हैं, उसकी आए मैं ये मेरे उस्ताद की चीज़, मैं नहीं बैठ सकता। हमारी आज भी जरूरत नहीं है कि मैं अपने उस्ताद की कुर्सी पर बैठूँ, मुझे पसंद नहीं है, अंदर से आवाज़ ही नहीं आती कि यार मेरा उस्ताद की कुर्सी मैं बैठूँ इस पर, मुमकिन नहीं है। मुमकिन है हमारे बाज़ देखने वाले या आप बात सुने तो कहें कि ये क्या बात है, कुर्सी तो कुर्सी होती है, लेकिन ये कुछ बारीक बात है, ये साहिब बसीरत लोगों के लिए है। मैंने पहले अर्ज़ किया कहीं बाअदब बामुराद। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। व्यूअर्स वेलकम बैक। पैगाम टीवी की स्पेशल ये काविश आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं तवाना पाकिस्तान के उन्वान से, और आज हमारे साथ मेहमान गिरामी तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद यही बट साहब। आपने बहुत सारे एजाज़ात समेटे पाकिस्तान के लिए, और किन किन मैदानों में आपने सब्ज़ हिलाली परचम को लहराया, ये तफसीलात हम आपसे जान रहे हैं, और सैकड़ों सवालात हैं, मैं तो चंद कर पाऊँगा। बस आप सुनते रहिए, मोहब्बत के साथ देखते रहिए, और बिलखुसूस वो नौजवान जो बॉडी बिल्डिंग में नाम कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें हिर्ज़े जाँ बनाने के काबिल हैं। अच्छा बट साहब, मैं डाइट पर बात कर रहा था, आप असातिज़ा के एहतराम के हवाले से फरमा रहे थे ब्रेक से पहले, तो शुरू कहाँ से किया और फिर जब पीक तक आप गए तो वो तरतीब क्या है हमारे नौजवानों के लिए? असल में प्रोफेसर इसमें इसी तरह है जैसे बच्चा डिफरेंट क्लासेस में होता है जी, तो उसका निसाब डिफरेंट होता है जी। एक बच्चा जो 5th क्लास में उसका निसाब डिफरेंट होगा, बिल्कुल, फिर 8th में चला जाता है निसाब, उस्ताद भी चेंज हो जाता है, उस्ताद भी चेंज हो जाता है, और उसकी क्लास भी और उसका सिलेबस भी तब्दील होता है। इससे जैसे बच्चा मैट्रिक में आता है तो उस्ताद भी चेंज हो जाते हैं। तो इट डज नॉट मीन कि जो पहले उस्ताद थे वो नालायक थे या उनका वो नहीं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। तो इसी तरह ये बॉडी बिल्डिंग में भी है जी। जब हम लोग जिम में आज शुरू किया था तो उस वक्त हमें घर से 1 किलो दूध मिला करता था, 6 अंडे मिला करते थे। 1 किलो दूध 6 अंडों से आपने शुरुआत यहाँ से की। बाकी जो नॉर्मल रूटीन जो घर में पकता था वो मिलता था खाने के लिए। ये स्पेशल था कि 1 किलो दूध मिलता था और 6 अंडे नाश्ते में मिलते थे। ये स्पेशल ऐड था फूड में। बाकी कोई आवाज भी देता होगा ओ यार अंडे बखरे रख दो जी, यस, वो फिर रहता था घर में, तमाम किया जाता था। फिर जैसे जैसे वो हम लोग बॉडी बिल्डिंग में इन होते चले गए, अज़ाज़ा जीते चले गए, और उस्ताज़ा ने फिर गाइड किया कि भाई अब बड़े कंपटीशन है, इसमें स्पेशली आपको कीमा चाहिए, बीफ चाहिए जी, किलो कीमा भी होना चाहिए डेली। फिर वो 1 किलो बीफ ऐड हो गया। तो इस तरह के इसमें जी आपको जो है जो जूसेस पीने चाहिए, दिन में 2 गिलास जूस, क्योंकि वो यूरिक एसिड का मसला है। तो फिर वो फ्रूट और जूस ऐड हो गए। तो ये टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो चीज़ें इंप्रूव होती चली गई। यानी उसमें कहीं डाइट में स्टेरॉइड्स तो नहीं आए? नहीं, स्टेरॉइड्स देखें एक डिफरेंट चैप्टर है पूरा। ये इस पे किसी वक्त फिर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे। जी, पूरा प्रोग्राम इस पे करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ लोगों की रहनुमाई के लिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, देखें असल में हमारे यहाँ पे जो सबसे बच्चे कंफ्यूज हैं इस वक्त, यहीं पे कंफ्यूज हैं। मैं उनको गाइड करना चाहता हूँ बच्चों को कि पहले अपना नेचुरल पोटेंशियल लें आप, जो अल्लाह ने दिया है। एक हर नौजवान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उसका नेचुरल पोटेंशियल दिया हुआ है जी, ठीक। फॉर एग्जांपल उसका आर्म जो है ना 17.5-18 तक जा सकता है, नेचुरल फूड से, नेचुरल ट्रेनिंग से वो जा सकता है। तो फॉर गॉड से कि पहले वो अपना ये नेचुरल पोटेंशियल ले। जब एक जगह पे आप स्टक हो जाते हैं, फिर आपको कोई लिफ्ट चाहिए होती है, फिर आप लिटिल बिट हेल्प ले सकते हैं इन चीज़ों से। ये इनसे लिफ्ट ली जाती है लेकिन एक सर्टन लेवल पे जाके। अब नेशनल लेवल पे शुरू हो जाए कि मैं नेशनल लेवल पे जाना है तो मुझे नेशनल लेवल के लिए मुझे को टीका लगा दें, गोली लगा दें, तो ये जो है ये सिक माइंडेड अप्रोच है। सही, ये बिल्कुल नेगेटिव थॉट है कि मैं नेशनल लेवल पे भी मुझे कोई टीका लगेगा, कोई गोली खाऊंगा तो मैं जीत सकता हूँ। ये बिल्कुल सिक माइंडेड अप्रोच है। और मैं समझता हूं लोग जीतते भी नहीं, मुमकिन नहीं है। आप देखें हाल में रिसेंटली पीछे आप देखते हैं साल पहले कितनी मौत हुई हैं, और जिन लोगों की मौत हुई हैं उनमें कोई मिस्टर पाकिस्तान नहीं है, उनमें कोई टाइटल होल्डर नहीं है, यंगस्टर बच्चे हैं जो जिनके अंदर सब्र तहम्मुल नहीं है, जो चाहते हैं कि जी मुझे पहले कोई गोली टीका लगाएंगे तो शायद फिर मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा। शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं यंगस्टरों में। ये प्रॉब्लम है जी, पैशन नहीं है उनके अंदर, सब्र तहम्मुल बर्दाश्त नहीं है, इशारे पर रुकना पसंद नहीं करते। हमारे बच्चे आज भी हम इशारे पर खड़े रहते हैं, लोग गुजरना शुरू होते, बच्चे चीखते हैं बाबा आप क्यों खड़े हैं। तो हमारे में बर्दाश्त, क्योंकि हमारे उस्तादों ने हमारी ट्रेनिंग ये सिर्फ ये नहीं की। हमारे ज़माने में जो उस्ताज़ा थे उनमें वो मल्टी डिमेंशनल लोग थे, वो बच्चे की ट्रेनिंग करते थे पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उनके सामने आपका स्टेज नहीं होता था कि बच्चे ने सिर्फ मैंने बॉडी बिल्डर बनाना, वो अच्छा इंसान भी बनाते थे, साथ वो दुनिया में रहने के आपको असबाब और आपको आदाब भी सिखाते थे। ठीक।
वो पहचान भी सिखाते थे कि बड़े बुरे की, देखे ना मैं सारी ज़िंदगी हम अपने उस्ताद के सामने नहीं बैठे, आज भी मेरे उस्ताद अगर आते हैं तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो जाता हूँ, बिल्कुल, और उस वक्त तक नहीं बैठता जब तक मुझे इजाज़त नहीं देते। बुनियादी जो दे नो वेरी वेल कि जब तक मैं से बोलूँगा नहीं कभी नहीं बैठेगा। भैया मैं मकसद कितने अरसा होगा बॉलीवुड को क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, वो भी कितना अरसा होगा पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, कभी पाकिस्तान आते हैं, कभी मुलाकात होती है, मेरे पास शोरूम पे तशरीफ़ ले आए हैं, मैं अपनी कुर्सी छोड़ देता हूँ, उस्ताद जी आप इधर बैठे हो, बैठ जाते हैं। खुदा की कसम मैं तब तक खड़ा रहता हूँ जब तक मेरे उस्ताद मुझे भूलेंगे नहीं बैठने के लिए, और फिर कभी उनके बराबर नहीं बैठेंगे, यानी उनके बराबर कुर्सी पड़ी है, हम पीछे करेंगे उनसे कुर्सी 2 कदम। ये सिर्फ ये समझने की बातें हैं जी, ये समझने की बातें हैं, पहला ये मोहब्बत की बातें हैं। पहला कंपटीशन, पहला मुकाबला कब, कहाँ पर, कैसे तैयारी क्या की? ये भी बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है जी। ये मेरे से आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि जी ये पहला कॉन्टेस्ट कैसा था जी। पर पहला कॉन्टेस्ट ये था कि मैंने अभी जिम ज्वाइन किया था मैट्रिक के फ़ौरन बाद, तो 15 रोज़ के बाद एक इवेंट आ गया। अच्छा। वो हाई स्कूल का कॉन्टेस्ट था, अभी ये नहीं होते उस ज़माने में, मेरा ख्याल है मेरी भी लाइफ में एक ही बार ये हाई स्कूल का इवेंट हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो हाई स्कूल का इवेंट आ गया। स्कूल लेवल पर तो ये बिल्कुल नहीं थी बॉडी बिल्डिंग। उस ज़माने में एक इवेंट आया था हाई स्कूल और कॉलेजिएट का इवेंट आ गया, वो कुछ 3 दिन के कॉन्टेस्ट थे मुसलसल। तो हाई स्कूल का इवेंट आ गया, तो मेरे जो उस्ताद बाया साहब थे उन्होंने कहा चल भाई यही बच्चा भी मैट्रिक करके आया तो यही जाएगा कॉन्टेस्ट में। उन्होंने मेरा नाम भेज दिया और मुझे बुलाया। मुझे खैर पोजिंग शोजिंग तो आती नहीं थी, उन्होंने सिखाई, एक लड़के की ड्यूटी लगाई सीनियर जो था, इसको भाई पोजिंग सिखाओ। 6 कंपलसरी पोज थे, उन्होंने पोज सिखाए, कॉस्ट्यूम दिया, और जो उस माने हमारे वो आयलशा लगाते थे ये आज भी वही हैं जो बेसिक्स जी, आज भी वही 6 पोजेज जो 7 कंपलसरी पोजेज हैं। अच्छा जी। इंटरनेशनल 7 कंपलसरी पोजेज हैं। अच्छा। वो मुझे उन्होंने सिखाए, उस पर 3-4-6 दिन मेहनत की हमने, और हम उस कॉन्टेस्ट में चले गए। जी ठीक। अच्छा, उस कॉन्टेस्ट 15 दिन के मैं सिर्फ वही जिम ज्वाइन किए 15 रोज़ हुए थे, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर चले गए कॉन्टेस्ट में। जब कॉन्टेस्ट में गए तो उस कॉन्टेस्ट में ये था कि मैं जेन्युइन स्टूडेंट था जी ठीक। तो मुझे वो कहेंगे भाई तुम जूनियर नहीं हो, तुम स्टूडेंट कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो, अपने प्रिंसिपल से लेटर हेड पर लिखा के लो तो फिर हम तुम्हें लड़ने देंगे, फेडरेशन वाले। जी ठीक। मैं फिजिक्स वाइज तो बड़ा वेल बिल्ड था। जी ठीक। तो वो कहीं यार ये तो मैट्रिक का स्टूडेंट लगते नहीं है, झूठ बोलता है। खैर मैं गया स्कूल जाके वो लिया, वहाँ से लेटर लिया कि हमारा स्कूल का स्टूडेंट है, अभी इसलिए रोल नंबर है, इसने पास आउट एग्जाम दिया, रिजल्ट आना इसका। खैर वो कॉन्टेस्ट में हमने पार्टिसिपेट किया। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो जो मेरे साथ दूसरे लड़के थे ना, वो उन्होंने जल्दी सर्टिफिकेट बनाए थे कि जी मैं 5 पास हूँ, होंगे ओवर एज, वो मैंने जी ओवर एज थे, और कोई दर्जी का काम करता था, कोई मोची का काम करता था, तो एज में भी ज़्यादा थे। गड़बड़ तो हर जमाने में रही है ना। तो मैं आया 5th उसमें, 5वीं पोजीशन थी मेरी। अच्छा, मेरे से जो लड़का जीता उसका नाम विलियम था, वो 4था था, मैं 5वां था। तो ठीक 15 दिन के बाद मिस्टर लाहौर का इवेंट होना था, जूनियर मिस्टर लाहौर और मिस्टर लाहौर का इवेंट था 15 दिन के बाद। अच्छा। तो मैं अपने डेली जाकर उस्ताद को बोला कि उनको उस्ताद जी मैंने विलियम को जीतना है। जी ठीक। मैंने विलियम को, मैं उससे आ रहा हूँ, मैंने उसको नेक्स्ट टारगेट आपका वो मेरा विलियम हो गया, वाला, मैंने वो 4th वाले को जीतना है। जी ठीक। खुदा का करना ही होगा, जब लाहौर का इवेंट आया तो मैं क्लास जीत गया। अच्छा। मैं ओवरऑल क्लास जीत गया। 15 दिन में मैंने इतनी मेहनत की कि मैं वो क्लास जीत गया। वो था उसमें भी, वो पता नहीं कहाँ उस नज़र नहीं आया किधर गया। तो मैंने ये लाहौर का इवेंट बहुत बड़ा इवेंट होता था जी। तो मैंने जूनियर लाहौर की वो क्लास जीत ली और मैं टाइटल फाइट में आ गया। कितने थे उसमें शुरका? उसमें एक क्लास में 60 बच्चे होते थे। अच्छा। एक लाइनअप में परफॉर्म करते? जी सारे परफॉर्म करते। एक लाइनअप में एक वेट कैटेगरी में 60 उस हमारे ज़माने में बच्चे आते थे कंपटीशन करने के लिए। तो मैं वो कॉन्टेस्ट मैंने जूनियर लाहौर की क्लास जीत ली। अब जीत के तो मैं, अच्छा आज लोगों को नहीं पता होगा, हाजी सदाकत है जिससे मैं पहला इवेंट हारा, यानी मैंने क्लास जीती। टाइटल फाइट में आया तो मुझे हाजी सदाकत ने जीत लिया और मैं सिर्फ पाकिस्तान लाहौर का क्लास विनर होकर घर वापस आ गया। अच्छा, मेरी चूंकि जिम से 5 ये 1 महीने के अंदर सब कुछ 1 महीने के अंदर सारा कुछ हुआ जी ठीक। अच्छा, लेकिन लोग ये समझते हैं ये 1 महीने की मेहनत है, नहीं 1 माह की मेहनत नहीं थी। ठीक। वो जो मेरे फादर मुझे 6ठी क्लास में डांस पाटे घर में लगाया करते थे, वो चीना पाप घर में लगाते थे, तो वो मेरी बुनियाद बनी हुई थी बेसिकली जी ठीक। मैं वेल बिल्ड था, यानी मैं जैसे अर्ज किया ना कि मैं वो फेडरेशन वाले कहते थे ये तो जूनियर लगते नहीं है, ये तो इतना स्ट्रॉन्ग इतना वेल बिल्ड है, तो ये तो लुक ही नहीं है इसकी मैट्रिक के बच्चे की, तो वो बिलीव नहीं करते थे। मुझे सर्टिफिकेट मांगा, मैं स्कूल से सर्टिफिकेट बनवा के लाया, तैयारी थी, बस जैसे ही आए मंदिर पर निखरना शुरू हो गए, तो बस वो उस्तादों के हाथ लगे तो वो काम ठीक हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह में मैंने वो लाहौर का क्लास विन किया और टाइटल में मेरे हाजी सदाकत थी, इससे मैं हार गया। अब हाजी सदाकत मेरे असाब पे सवार था कि मैंने हाजी सदाकत को जीतना है एट एनी कॉस्ट। आज हाजी सदाकत को पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता मेरे अलावा। सही। आपके तो बस अल्लाह ने भी मेहरबानी कर दी। अच्छा, तो पहला मुकाबला जो बड़ा विन किया वो कौन सा था? मेरा अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं जूनियर लाहौर जीता हूँ, मैं मिस्टर लाहौर नहीं जीता। मिस्टर लाहौर से पहले मैंने मिस्टर पंजाब जीत लिया।
अच्छा, वो मुकाबला बाद में हुआ? वो मुकाबला बाद में हुआ। मिस्टर पंजाब मैंने पहले जीत लिया। ये कब की बात है? ये मैंने जीता जी 83 में जीता है मिस्टर पंजाब। 83 में मैंने मिस्टर पंजाब जीत लिया। और लोग मोस्टली मेरे से पूछते हैं जी आप लाहौर के रहने वाले, मिस्टर लाहौर हुए में आप? मैं कहता नहीं, मैं जूनियर लाहौर हुआ था, मिस्टर लाहौर नहीं जीता। कहते आप जीते नहीं। मैंने मैं कम्पीट नहीं कर सका क्योंकि मैं उससे पहले मिस्टर पंजाब जीत चुका था। तो ज़ाहिर जब बड़ा टाइटल तो अब नीचे आप आ नहीं सकते। ठीक। तो इसी तरह मैंने पहले मिस्टर एशिया कम्पीट किया 84 में श्रीलंका में। अच्छा। मिस्टर पाकिस्तान आके मैंने बाद में जीता 85 में। तो ये जो श्रीलंका का सफ़र था, ये कैसे पता चला कि वहाँ पर कंपटीशन है? वो ऐसा दिलचस्प वाक़या ये कि मुझे ये था कि जूनियर मिस्टर एशिया का ट्रायल हो रहे हैं जी। और हम लोगों ने जूनियर एशिया की तैयारी की। मैं जूनियर था तो मैंने तैयारी कर ली। रमज़ान के माह था, मरी में थे हम लोग, तो हमने बड़ी एक्सरसाइज की वहाँ पर, बड़ी तैयारी रखी। जब लाहौर आके ट्रायलों में गए तो पता लगा ये तो मिस्टर एशिया का ट्रायल है। तो मैं बड़ा रिलैक्स, बड़ा खुश हो गया। उस्ताद के पास आया बादशाह को, मैंने कहा जी वो तो मिस्टर एशिया का ट्रायल है जी, तो हमने जूनियर ट्रायल देने थे, तो अब मैं तो नहीं हिस्सा ले सकता इसमें, तो मिस्टर एशिया है। उन्होंने कहा नहीं चल पैन कॉस्ट्यूम तो चल मिस्टर एशिया का ट्रायल दे। तो मैंने ट्रायल दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा जी। और अब मेरा वो पहला टूर था इंटरनेशनल। उस वक्त हमारी एसोसिएशन थी कोई बॉडी बिल्डिंग? जी, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन देती थी ट्रायल। पाकिस्तान उस वक्त एक ही फेडरेशन होती थी जी। ठीक। अभी तो 50 फेडरेशनें काम कर रही हैं। उस ज़माने में पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जैसे पीटीवी एक होता था और उस पर किसी का प्रोग्राम आना होता, वो पूरे ख़ानदान को बताया करता था यार मेरा प्रोग्राम आएगा 1 मिनट के लिए। लेकिन जो पैगाम में आज ये प्रोग्राम आपका चल रहा है, ये भी सारी दुनिया एक दूसरे को बता रही होगी। बट सब आए हुए देख। अच्छा जी, वहाँ आप फिर श्रीलंका गए जी? वो श्रीलंका हम लोगों ने गवर्नमेंट लेके गई? गवर्नमेंट, ये सारा गवर्नमेंट का होता था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये सारे एक्सपेंस बियर करता था जी। ठीक। वो आपने जो जोगर्स पहनने हैं, जो आपके वो स्नीकर होंगे, जो ट्रैक सूट है, जो आपका 2 पीस है, वो सब गवर्नमेंट अरेंज करती थी। आपकी टिकट, लोडिंग, बोर्डिंग, वहाँ पे रिहाइश, वो टोटल गवर्नमेंट ने पे करना। कितने लड़के गए? और हम उस ज़माने में गए थे जी, कोई 5 एथलीट थे और 2-3 ऑफिशियल्स थे जी। ठीक। क्योंकि श्रीलंका जो था वो समझ लें कि इनके साथ हमारा पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिलेशन भी था जी, शुरू से रहा। और हमें वो एयर टैक्स वैक्स फ्री था उस ज़माने में, तो बड़ी रिगार्ड करते थे पाकिस्तान का, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी श्रीलंका के साथ। तो 85 में हम लोगों ने वहाँ पे फिर जाके मिस्टर एशिया फर्स्ट टाइम कोलंबो में हुआ होगा। ये कोलंबो के अंदर था। ठीक। उनका कैपिटल था। और कितने लोग थे वहाँ पर तकरीबन? उसमें तकरीबन एशिया से जी कोई बड़ा मजमा था जी 20-22 मुल्क ने पार्टिसिपेट किया था उस ज़माने में। मेरा जो पहला कॉन्टेस्ट था वो मेरा वो मेरी एक नया एक्सपीरियंस था। और आप उस वक्त कितने उम्र में थे? मैंने जैसे आपको अर्ज किया ना जी 81 में तो मैट्रिक किया था, तो आप अंदाज़ा कर लें क्या एज होगी। तो 84 4 साल मिले साथ। और ठीक 19-20 साल की एज होगी जी। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए बड़ा एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि इतने मैं जूनियर था और सीनियर में जाकर कम्पीट करना। क्योंकि मिस्टर एशिया मैंने पहले कम्पीट किया, बाद में आकर मैंने इंडोनेशिया में जूनियर मिस्टर एशिया जीता 84। सही। या वहाँ जब आप गए श्रीलंका में, चूँकि ये बड़ा टाइटल था और पहली मरतबा लेकर आए, तो आपको ये उम्मीद थी कि मैं जीत जाऊँगा? नहीं, मुझे कतई मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं जीत पाऊँगा, लेकिन मेरे जहन में ये ज़रूर था कि मैंने जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम इनको मैंने बीट किया है। चूँकि उनको बीट करके मैं बाहर गया था जी, ये मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं बिल्कुल जूनियर हूँ, मेरे पास कोई टाइटल ही नहीं था, सिवाय ये कि मैंने पाकिस्तान जूझ जीता हुआ था। और अब पहले मैंने मिस्टर एशिया में जा रहा, मेरे लिए बहुत एहसास की बात थी। पहला पाकिस्तानी था मैं, ऐसा जरा थोड़ा सा तो होगा नहीं यहाँ मिस्टर पाकिस्तान भी नहीं था और मिस्टर पाकिस्तानों को जीत के, जो नेशनल चैंपियन को जीत के मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। तो ये मेरे लिए बड़े एहसास की बात थी कि मैंने बड़े बड़े सीनियर बंदों को गैदरिंग के सामने परफॉर्म किया। वहाँ पर लोग थे जी, एक वहाँ पे एक 5 स्टार होटल के अंदर सारा जी 5 स्टार होटल के अंदर उन्होंने सारा एक इवेंट होता है और उसमें बड़ी सारा समझ लें कि फैमिलीज बैठी होती हैं। उसमें आपने म्यूज़िक ऊपर परफॉर्म करना होता है। अच्छा मैं यहाँ पे फैज़ा ये भी बताता चलूँ कि फिर मैं पाकिस्तानी तारीख में वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो एशिया का बेस्ट परफॉर्मर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। यानी जो बॉडी बिल्डिंग जो म्यूजिक का डिस्प्ले करते हैं उसका भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट वाहिद पाकिस्तानी हूँ। स्टेप्स ठीक लिया आपने जी, वो यानी कि मैंने बाकायदा इस पर एक डांस मास्टर को हायर किया, मैंने उनसे सीखा ये कि जो हम लोग स्टेज पर परफॉर्म करते हैं ये कैसे परफॉर्मेंस की जाती है। कितनी दिलचस्प गुफ्तगू है बॉडी बिल्डिंग के शायकीन के लिए तो ख़ास तौर पर। और ये एक महज इंटरव्यू नहीं है, ये गुफ्तगू नहीं है, ये एक तारीख़ है जिसे पैगाम महफूज कर रहा है आपके लिए। आप देखते रहिए, सुनते रहिए, मज़ा लीजिए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद तवाना पाकिस्तान में। और तवाना पाकिस्तान के लिए पैगाम की स्पेशल जो काविश है, जो कोशिश है, ये अपने नौजवानों को बेहतरीन बनाने के लिए है, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी। हम आज मौजूद हैं मोहतरम याहिया भट्ट साहब के घर में और हम उनसे बातें कर रहे हैं। मैं तो सुन रहा हूँ और हैरान हो रहा हूँ, और यही कैफियत आपकी है। आप जानते हैं पैगाम चाहता है पाकिस्तान मजबूत हो,
दुनिया में इसका नाम हो, हमारी कौम जो मिल्लत इस्लामिया का एक मजबूत हिस्सा है, इसे बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए, ये काविश इसलिए है। पर साहब बातें बड़ी मज़े की और मुझे लगता है आज मुकम्मल नहीं होनी है, इसको इंशाल्लाह हम चलाएंगे। आपके साथ तो कई नशस्तें होनी चाहिए और ऐसे हम जहत हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ है, फिर आपकी जो जॉब्स हैं मुख्तलिफ, जैसे जैसे आपने काम किया वो एक अलग मौजू है। इसी तरह से स्टेरॉइड्स के हवाले से भी हमने बात की, वो आपने फरमाया कि ये पूरी एक बात है। अच्छा, जो पहला आपने मिस्टर एशिया हो गए 85 में और आप मेडल जीत के आए, तो यहाँ कैफियत क्या थी, लोगों ने वेलकम कैसे किया? प्रोफेसर एक बड़ा टाइटल लेकर ये टाइटल बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ, मेरे एक सेक्रेटरी थे हमारे पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, इस्माइल भट्टी साहब जी। मैंने 5 बार मिस्टर जब ओलंपिया पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने कहा यार बस कर, क्योंकि हर साल आ जाना है, नए लड़कों को चांस दे। मैंने कहा भट्टी साहब शायद आपका ख्याल है कि ये जो 400 रुपये की ट्रॉफी मैं इसलिए आता हूँ। मैंने कहा खुदा की कसम मुझे लोगों की नज़रों में मोहब्बत जो प्यार नज़र आता है मैं इसलिए आता हूँ, इस ट्रॉफी के लिए आता है। ये मैं खरीद सकता हूँ 200-400 की, जो लोगों की नज़रों में मेरे लिए, उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार मोहब्बत है ना, मैं उसको समेटने के लिए आता हूँ। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि जब आपका कोई नौजवान, आपका देखें बीइंग ए पाकिस्तानी, जो हमारे बच्चे ओलंपिक में भी रिसेंटली गए और उन्होंने उसमें कुछ की 4th 5th आई और हम कितना उस पर प्राउड फील करते हैं कि ना मैं वेट लिफ्टर हूँ, ना मैं कोई शॉट पुट का खिलाड़ी हूँ, लेकिन मेरे लिए बीइंग एथलीट या बीइंग ए पाकिस्तानी बड़े फख्र की बात है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक नेचर है पूरी कौम की। वैसे भी ये इसमें कोई जवाब नहीं, मैंने आपने बात की, उन्होंने कहा कि किसी नए को आने दे, आप तो नए लोगों के लिए टारगेट थे। जैसे आपने सदाकत को, विलियम को बीट किया जी, ऐसे तो आप तो टारगेट थे कि आओ और आगे बढ़ो। तो वो जब आप ऐसे तो फिर जहांगीर खान जी, जानशेर खान और उनसे पहले हाशिम खान जो टाइटल जीत वो छोड़ जाते एक दफ़ा जीत के, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो फिर उसके बाद 85 मिस्टर एशिया और फिर उसके बाद अगला टारगेट? अगला मेरा जूनियर का था, चूँकि जेन्युइन तो मैं जूनियर था तो फिर जूनियर एशिया का टाइटल आ गया, वो इंडोनेशिया के अंदर था। इंडोनेशिया की स्टेट जम्बी थी। अच्छा। उस स्टेट में जी मैं गया तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, चूँकि मैं मिस्टर एशिया कम्पीट करके आया था, बड़े सीनियर में आया था कम्पीट करके। तो मुझे जब यहाँ जाने का मौका मिला तो मेरे लिए छोटा इवेंट था ये, लेकिन मेरे चूँकि मैं थोड़ा पॉलिश हो चुका था, एक बड़ी स्टेज देख के आया हुआ था, तो बड़ा अच्छा मैंने परफॉर्म किया। यहाँ लोगों को भी अंदाजा था, जजेस को भी नेचुरली किस फर्द को हम जी देख रहे हैं, तो मुझे वो एज मिला और मैं वो आराम से जूनियर का टाइटल मैंने जीत लिया। ये 86 की बात? ये नहीं 84 की ही बात है जी, 84-85 की बात है। जूनियर एशिया मैंने जीता, फिर पाकिस्तान वापस आया, फिर आके मैंने मिस्टर पाकिस्तान बाद में जीता, पहले जूनियर एशिया था। लोग यहाँ से यूं जाते हैं। मैं बस अल्लाह ने मेरे पे खास करम रहा जी, मैं जूनियर एशिया पहले जीता, फिर मिस्टर आके पाकिस्तान जीता। सही, मैं वही आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि यूनिवर्सिटी का टाइटल मिस्टर पाकिस्तान पहले जीता, यूनिवर्सिटी मैंने बाद में जीता। अच्छा, वो बड़ी दिलचस्प बात थी हमारे नाज़रीन। वो मेरे उस वक्त हमारे डीपी होते थे चौधरी शरीफ साहब जी, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा भाई तूने परसों मिस्टर पाकिस्तान जीता, भी अब पंजाब यूनिवर्सिटी का मुकाबला आ गया है, मिस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वो मैंने तुम्हारा नाम भेज दिया। मैंने कहा जी मैं मिस्टर पाकिस्तान 16 करोड़ वहाँ में से बेस्ट बिल्ड पेन डिक्लेयर हुआ हूँ, आप मुझे यूनिवर्सिटी का मुकाबला बता रहे हैं। तो जी मैंने कहा जी ये मैं कोई मैच नहीं होता, तो मैंने नहीं किसी नए लड़के को भेज दिया, मैंने नहीं जाना। ठीक। तो रात को मेरे उस्ताद मुझे मिलने आए घर में, तो उन्हें पता चला कि मैं इस तरह पंजाबी में मुकाबला आ रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने कहा बेटे ये बताओ कि जो मिस्टर पाकिस्तान होता है वो कोई नान बाई, कोई बढ़ई वाला, कोई लकड़ी का तरखान कोई हो सकता है? मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकता है। उनको मिस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी कौन होगा, जो ग्रेजुएट होगा? मैंने कहा जी। हाँ। फिर मुझे ये बताओ ये बड़ा टाइटल है कि वो बड़ा टाइटल? वाह वाह वाह, वो मुझे बात बड़ी क्लिक हुई कि यार बात तो ये ठीक करें, ग्रेजुएट। देखिए उस्ताद ने माइल कैसे किया। वो मैं सुबह गया अपना चौधरी शरीफ साहब के पास, मैं उन्हें बोलूँ, मैंने कहा सर मेरा नाम, उन्होंने कहा नहीं बस मैंने हमारे पॉइंट पूरे हो गए हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बड़े शफीक उस्ताद थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। तो बार क्या वो मैंने फिर मैंने कम्पीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी का टाइटल मैंने जीता, तो वो भी बड़े एजाज़ की बात है। तो इसी तरह ये सफ़र जारी रहा, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी रखी, चूँकि उस्ताद भी बड़े शफीक थे मेरे, और मेरे वालिदैन की हमेशा मेरे साथ दुआएं रही हैं, बहन भाई की भी इसमें बड़ी कुर्बानी है। यानी मेरे वालिद साहब एक टाइम ये भी आया कि मेरे वालिद साहब ने मेरे वालदा को बोला कि बच्चों को तुम बेशक सब्ज़ी दाल खिलाओ, इसको हर सूरत गोश्त मिलना चाहिए, इसको गोश्त मिलना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए कि हमारे नौजवान जो तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो तो आप रोल मॉडल भी हैं, आप फरमा भी रहे हैं, लेकिन साफ ज़रा कि सभी लोगों को टारगेट नहीं होता, और वो तो चंद लोग होते हैं, लेकिन सेहतमंद होना तो हर नौजवान का हक भी है, उस पर फ़र्ज भी है, जिम्मेदारी भी है उसके लिए। वो जो जिम ज्वाइन करते हैं वो क्या करें? देखें, तो ऐसा गुजारिश ये है कि
जिम जो है ना ये बेसिकली लफ्ज़ ही हम लोग ने बना लिया बॉडी बिल्डिंग जिम जो है। बेसिकली जिम जो है ये वेलनेस फिटनेस के लिए है। जी ठीक। आप अगर जिम्स के में जाके सर्वे करें पूरे पाकिस्तान के या पूरे लोगों के जिमों का सर्वे करेंगे तो आपको जो बॉडी बिल्डर्स हैं आपको माइनस में मिलेंगे। माइनस में क्यों मिलेंगे? अगर एक जिम की अटेंडेंस 150 बंदे की है तो उसमें जो लोग आते हैं उसमें से 150 में से 145 या 146 जो है वो फिटनेस के लिए आते हैं। जी ठीक। 3-4 लोग हैं जो जिनका टारगेट मैंने बॉडी बिल्डर बनना है, दे वांट टू बिकम ए बॉडी बिल्डर। उसमें से मोस्टली लोग जो हैं वो आते हैं वो फिटनेस के लिए आते हैं। जी ठीक। तो इसलिए ज़्यादा लोग जो जाते हैं जिमों में वो फिटनेस के लिए जाते हैं और बॉडी बिल्डिंग जो है वो सिर्फ माइनस में है। बड़ी मैं समझता हूँ बड़े 2-3% लोग नहीं हैं जो आते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। मोस्टली जो लोगों का टारगेट होता है किसी ने वेट कम करना होता है, कहते मेरी टमी कम हो जाए, वेट ज़्यादा होने से मेरी लोअर बैक में पेन है, मेरे जॉइंट्स में पेन, तो लोग आते हैं फिटनेस के लिए। अब देखें ना ये जो हमारे फादर मिल्लत हैं कायदे रहमतुल्लाह, उन्होंने कहा कि एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग रखता है। जी ठीक। जिन कौमों की नौजवानों ने ग्राउंड से बात की हैं उनके अस्पताल वीरान पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और हमारा अनफॉर्चुनेटली आप ग्राउंड्स देख लें, हमारे पास ग्राउंड्स ही अवेलेबल नहीं है। हमारे ज़माने में आपके पास एक बड़ी अच्छी ग्राउंड होती थी मीनारे पाकिस्तान की, वहाँ पे आप देखे कितने नेट लगा करते थे, कितना लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी। अभी वो गवर्नमेंट ने सारी समेट के डाल दी उसके अंदर और वो ख़त्म कर दिया सारा उनको, जो वहाँ पे पूरी खेल के मैदान हमारे यहाँ बढ़ने की बजाय कम हुए हैं विद द पैसिव टाइम। नौजवान फिर गलियों में फिरते हैं, वहाँ खेलते हैं। खेलेंगे आपका टैलेंट ज़ाया हो रहा है ना जी। लोगों को आप पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के ज़रिए क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल और जहत है जी और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ देखें हमारे वक्त साथ ग्राउंड्स कम की गई हैं। हमारे पास जो ये अपना क्राइम में इजाफा हुआ है, उसी वजह से इजाफा हो रहा है कि बच्चों का पोटेंशियल कहाँ निकलेगा? बच्चे की जो पास स्ट्रेंथ है, ग्राउंड नहीं देंगे तो फिर वो पबजी खेलेगा, कुछ तो करेगा ना बच्चा। सही। तो ये बच्चों के लिए बड़ा कंपलसरी है कि आप बच्चों को जो है खेलों की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपको डोर स्टेप के ऊपर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करें। तो ये अभी देखें ना, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि प्राइवेट सेक्टर ने ये काम किया कि आपको हर गली महल्ले में आपको जिम्स नज़र आते हैं और गवर्नमेंट ने ये कि उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिए हैं, सेल टैक्स इम्पोज कर दिया उसके ऊपर, गवर्नमेंट में पंजाब रेवेन्यू टैक्स उसके ऊपर 22% इम्पोज कर दिया। तो वो गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी दे के ये प्राइवेट सेक्टर आ गया कि हेल्थ में काम कर रहा है, इनको सब्सिडी देने के बजाय लोगों उसको उनके ऊपर गवर्नमेंट ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स इम्पोज किया हुआ है और सेल टैक्स इम्पोज किया हुआ है, साथ उन्होंने इनकम टैक्स इम्पोज किया हुआ है। उनको कुछ फैसिलिटेट करने के बजाय उनको उनकी घिसी दबाई जा रही है। मुश्किल। हालांकि ये काम गवर्नमेंट का था कि गवर्नमेंट देती लोगों को ये हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती, गवर्नमेंट तो अपने रोल अदा नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर ने ये काम किया कि लोगों को अच्छे जिम बना के दिए हैं, एयर कंडीशन जिम बना के दिए हैं, अब उनको गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज किए हुए हैं। अच्छा ये फरमाइए, मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो नौजवान जो फिटनेस के लिए जाते हैं वो बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहते हैं, उनको ग़िज़ा में किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? वैसे 2 बुनियादी चीज़ें हैं जी। इंसान जो है ना, ये देखें अल्लाह ने जो चीज़ दुनिया पे जो इस प्लैनेट पे सबसे सेंसिटिव चीज़ है ना वो ह्यूमन बीइंग है जी। सबसे सेंसिटिव। इसमें इंसान तो इस कायनात का दूल्हा है, उसे तामीर किया गया, बनाया इसमें देखें ना, इसमें एक न्यूज़ का भी असर है। अगर हमें यहाँ पे कोई न्यूज़ ऐसी मिलती है ना जी फलां अफगानिस्तान में जी वो उन्होंने ये कर दिया था, तो हम लोग चेहरे खिल जाते हैं, न्यूज़ से चेहरे कलर सुर्ख हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इंसान सिर्फ नेचर के करीब रहे, 2 चीज़ें सिर्फ अख्तियार कर ले। हम कहते हैं जी सबसे जो बैड है ना वो टेबल सॉल्ट, जो खाने का नमक है, इसे कहते हैं ये पॉइजन है। अच्छा। इससे देखें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्किन पे खारिश बढ़ती है, आई साइड वीक करता है टेबल सॉल्ट। तो ये हम खाते हैं, हम तरबूज भी खाएंगे ना, तरबूज को भी नमक छिड़क के खाएंगे, हम गडेरी भी चूसेंगे, उसको ऊपर भी डालेंगे नमक। वो जो कहते हैं हैबिचुअल हैं हम लोग, वो कहते हैं मज़ा नहीं आया तो थोड़ा जो लूटते पाओ। वो हालांकि जो डॉक्टर कहता है कि मैं अगर नमक मना करूँ, मैं चम्मच से खाने नमक नहीं मना कर रहा, मैं खाने में नमक को मना कर रहा हूँ। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम नमक तब छोड़ेंगे जब डॉक्टर एडवाइस करेगा बादशाह मर जाओगे ना खाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सफेद जहर, नमक और चीनी दोनों। चीनी इसी तरह उधर ही आ रहा था चीनी की तरफ कि चीनी भी हम इसी तरह रगबत से खाते हैं। चाय पीते हैं उसमें 2 चम्मच चीनी, उसे कहिए चीनी कम, कहता है मैं चाय तो पीता हूँ, चीनी के लिए चाय पीता हूँ। तुम्हारा दोस्त चाय में चीनी डालते हैं और बाद चीनी में चाय डालते हैं। तो सर मेरी एडवाइस यही है कि बीइंग एक्सपर्ट कि अगर 2 चीज़ें कर ली जाएं, इन 2 चीज़ों से बचा जाए इत्तेदाल पसंदी के साथ। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा किसी को, इत्तेदाल पसंदी के साथ। और दूसरा जो है वो हमारा जो सबसे बड़ा अलमी है ना, मैंने जो अपने पूरे कैरियर में सीखा है, जो बंदा पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे टब्बर की रोटी कमा रहा है, चाहे वो IG है,
चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक है, वो खुद खाने से फारिग है, दोपहर का खाना नहीं खाता। हमारा प्रॉब्लम यह है कि वक्त सिर खाना ना खाने से हमारे पेट निकल आते हैं, क्योंकि खाना टाइम से खाएंगे तो सारी ज़िंदगी पेट नहीं निकलेगा, जितना मर्जी खाएं। प्रॉब्लम इस दिस कि जब हम खाना ये होता है कि आज दोपहर का खाना, जी आप सर्वे करके देख लें पूरे पाकिस्तान में कि जितने लोग पूरे टब्बर की रोटी कमा रहे हैं ना, वो दोपहर के खाने से खुद फारिग है। वो पूछें जी क्या खाना है, यार तो हलीम मंगा लो, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਟ मंगा लो, आज बिरयानी मंगवा लो, या नान टिक्की मंगवा लो, तो वो टाइम नहीं है कोई बाहर से। हमारे ज़माने में मैंने देखा हमारे वालिदैन तो फूड कैरी किया करते थे, टिफ़न होता था, टिफ़न को शर्म महसूस नहीं करते थे। आज लोगों को शर्म आती टिफ़न या वो टिफ़न नहीं लेके जाते थे तो टिफ़न घर से दोपहर में वो टिफ़न इकट्ठे करके, जो लोग, ये कल्चर था हमारे यहाँ, बिल्कुल था, डिब्बे में पीछे ढेर सारे टिफ़न साइकिलों पे जो सर्वाइव करते थे। तो आज ये कल्चर ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें साथ वो जो जंक फूड है, हमारे बच्चे शवारमे और पिज़्ज़ाज़ और ये बर्गर और इस तरह की चीज़ें, वो जो फितरी ग़िज़ा की आप बात कर रहे थे, ये खाएं, ज़रूर खाएं, मैं मना नहीं करता, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। हम इस चीज़ के मुखालिफ हैं कि वो खाने के बाद वो जो सारा दिन बैठ के वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, बैठे रहते और वो सारा दिन बैठ के टैबलेट के ऊपर वो जो उन्होंने गेमें खेलनी, ये फॉर गॉड सेक ये नहीं करें। बच्चों ने अगर खाया तो बच्चे उसको उसकी एक्सर्शन करें, ग्राउंड में जाएँ, बच्चे उसके भागदौड़ करें, ये नहीं करें कि बस वो खाया है उसको बच्चे जो मोबाइल पे बैठ के वीडियो गेम्स खेलते हैं या वो टीवी पे बैठ के गेम्स खेलते हैं। इनको कौन समझाए? ये पेरेंट्स की ड्यूटी है जी, माँ बाप से। देखें हमें अपना ज़माना याद है कि मेरे वालिद ने सारी मुझे एक थप्पड़ नहीं लगाया, और वालदा पता क्या बोला करती थी, अज आलवे तेरा प्यू मैं दस नहीं आ, और दसना की है भाई क्या हुआ, वो 10 मिनट लेट आ गए तो माँ तड़ी लगा रही है बाप की, और बाप ने सारी दिन की 5 भाई को भी किसी को थप्पड़ नहीं लगाया। उतना रोब है बाप का कि माँ कह रही है अज आलवे तेरा प्यू मैं तेरी करतूत दसांगी। 3 दिन से यही बुरा हाल होता था कि माँ कंधे दबा रहे हैं, बब्बे दस ना दी, 10 मिनट लेट आए हैं, 10 मिनट कितने रहे हैं। 9 बजे से बाहर जवान बच्चे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, 9 के बाद इजाज़त नहीं थी घर से बाहर रहने की, 9 बजे से बाहर घर रहने की इजाज़त नहीं थी। 9 बजे बच्चे 9 बजे बाहर जाने के लिए निकलते पर कल्चर चेंज हो गया ना, हमें 9 बजे घर इजाज़त नहीं थी, 9 बजे जो बच्चा बाहर है वो बाहर ही रहेगा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा उसके लिए। ठीक, तो चेंज हुआ है, सेटअप चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को जो है, हम लोग एजुकेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यानी सब कुछ तो बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, और जो करने का असल काम है उससे ज़रा हम गुरेज कर रहे हैं या उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं है। नहीं, देखें मैं समझता हूँ जब घर में आता हूँ तो एक माँ जो है वो रिमोट पे पकड़ के बैठी टीवी के चैनल चेंज कर रही है, वो कैसे बच्चों को क्या देखे कि बच्चा स्कूल से कब आया है, इसने किस खुलिये में आया है, और इसकी देखें माँ जो है ना, माँ की बड़ी नज़र है। औरत जो है, मैं समझता हूँ औरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे सेंसर लगाए हुए हैं। मैं आपको एक वाक़या अपना सुनाता हूँ जी, कॉलेज टाइम का। कॉलेज टाइम में मेरे एक दोस्त मिलने के लिए मुझे आए मेरे घर पे, उन्होंने आके बेल दी, वालदा गेट पे गई, उन्होंने थोड़ा सा, मेरी वालदा पर्दा किया करती थी, बुर्का पहनती थी, उन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा है बच्चे को, मुझे अंदर आके कहती हैं कि ये लफंगा कौन है? ये मेरी वालदा के वर्ड है। कहती है ये लफंगा कौन है? मैं कहा माँ मेरे साथ कॉलेज पढ़ता है। मैं कहा खबरदार तुम्हारे पास कार आया, मैं उन्हें कहीं तू कार नहीं का। ठीक, तो देखिए माँ को, और वक्त ने साबित किया, आई नो वेरी वेल कि वो लफंगा था, मुझे पता था वो लफंगा है। मेरे दरवाजे पे आया, देखे ना मेरी माँ ने उसको क्या देखा है, अल्लाह रसूल ने माँ के अंदर सिर्फ देखा है, औरत के अंदर एक ऐसी चिप लगाई होती थी को देख के अंदाजा कर लेती उसकी आंख से कि ये बच्चा किस नेचर का है। तो उनके ये वर्ड थे पर्टिकुलर कि ये लफंगा कौन है, खबरदार के बाजी का आया। वो सियानी माएँ थी। यस, वक्त ने साबित किया कि वो तलंगा साबित हुआ, वक्त के साथ वक्त ने उस पर ठप्पा लगाया कि हाँ मेरी माँ ने ठीक इसको डायग्नोज किया था, ये वाकई तलंगा साबित हुआ। और सब बातें इतनी हैं कि मैं क्या अर्ज़ करूँ। ये जो सवालात मेरे पास लिखे हुए हैं ना जी, इनकी तो बारी नहीं है। तो ये नशस्तें जारी रहेंगी आप इंशाअल्लाह ताला जी। आप मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस वक्त में आप जितने कीमती हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है नेशनल इंटरनेशनल, और इतनी कहानियाँ हैं आपके पास जो मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोगों के लिए बहुत कीमती हैं। आज की नशस्त के लिए शुक्रिया, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ और वक्त भी आपसे चाहेंगे। अब आपकी मसरूफियत है, ना होती तो मैं ना जाता ना आपको जाने देता, लेकिन कमिटमेंट्स वो प्रायोरिटी में ज़्यादा ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला आपको इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, और आपको इस कौम के लिए और बहुत कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। तालिब इल्म जानता है कि जो कुछ आप अभी कर सकते हैं हमारे नौजवानों के लिए, वो बड़ा कीमती है। बेशक। नाज़रीन, वक्त से कौन कहे यार ज़रा आहिस्ता, वक्त बड़ी तेज़ से गुज़रता है, बातें ढेर सारी, हम और नशस्तें रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बट साहब के साथ भी
और आप जैसे और कीमती लोगों के साथ भी। बस ये तवाना पाकिस्तान की आवाज़ को तवाना बनाने के लिए इसे देखते रहिए, इसे शेयर कीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर भी है, ये सोशल मीडिया पर भी है, और इसको दूर दूर तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है। 100 से ज़्यादा ममालिक में तो पैगाम खुद पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के घर घर में पैगाम देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे सुना जा रहा है और इसे पसंद किया जाता है। यही वजह है कि पूरी दिहाई से हम आपकी खिदमत में मसरूफ़ हैं, और ये वो चैनल है आपका जो राबिततुल आलाम, जो इंटरनेशनल मीडिया इस्लामिक ग्रुप है, उसका मेंबर है। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं इस काविश पर जो तवाना पाकिस्तान के उन्वान से है। अगर हमारे नौजवान ज़रा तवज्जो दें वालिदैन के कहने पर, तो पाकिस्तान तवाना हो जाएगा। आज की नशस्त इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।